तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जितने भी डिफरेंशियल थे वो समझे थे, ठीक है। किन अलग अलग वजहों से होंगे और कैसे होंगे, ठीक। और हमने कुछ मिमिक्स भी समझे थे, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से किसी को अगर स्ट्रोक में वो पेशेंट लग रहा है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ तक समझे थे, ठीक है। अब स्ट्रोक और किन कंडीशनों के वजह से हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है स्ट्रोक प्लस हाइपर टेंशन, ठीक है। स्ट्रोक प्लस हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन की वजह से कैसे किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे कि किस किस टाइप के स्ट्रोक होने के चांसेस हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को, ठीक है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रोक का ऐसा पेशेंट आए जिसको हाइपरटेंशन की भी दिक्कत है, तो आप एक चीज़ ये दिमाग में डालेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि इश्केमिक स्ट्रोक में आप करेंगे क्या। तो इश्केमिक स्ट्रोक के टाइम पे आप एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि आपको अग्रेसिवली बीपी ड्रॉप नहीं करवाना है, ठीक है। अग्रेसिवली किसी का बीपी आपने अगर ड्रॉप करवा दिया इश्केमिक स्ट्रोक के टाइम पे तो उसको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और सबसे अपर लिमिट जो किसी भी इश्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट में अलाउड है वो जो है 220/120 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। 24 से 48 घंटे के बाद आप जो है ग्रेजुअली लोअर कर सकते हैं उसका बीपी, ठीक है। 24 से 48 घंटे के बाद आप उसका बीपी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लो कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज़ ये हो गई। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, हेमरेजिक स्ट्रोक की, तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है इसमें अक्सर करके ये देखा गया है कि बीपी अग्रेसिवली अपने आप ड्रॉप होता है। क्या ड्रॉप होता है? बीपी अपने आप एग्रेसिवली ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझे। और इसमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी रहती हैं, जैसे कि हमारे पास ड्रग्स आते हैं नाइट्रोप्रूसेट के, ठीक है। नाइट्रोप्रूसेट के पूरा नाम इनका होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसेट, ठीक है। इन ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ड्रग्स देने के बाद पेशेंट का अक्सर करके आईसीपी जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा? इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ उसको अगर स्ट्रोक है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ अगर स्ट्रोक है, तो हमको हमारा टारगेटेड जो बीपी रहेगा, क्योंकि क्रॉनिक है तो हमारा टारगेटेड बीपी 130/80 या 120/80 हमको रखना है, सबसे पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो है
हम ये देखेंगे कि पेशेंट में एस इनहिबिटर और डायूरेटिक्स है कि नहीं है। ठीक है, पेशेंट में एस इनहिबिटर दिया जा रहा है और थायाजाइड की डायूरेटिक्स दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, सेकंड एसोसिएटेड डिजीज़ जो है, फर्स्ट हम समझ चुके हैं। सेकंड एसोसिएटेड डिजीज़ जो है वो हमारे पास डायबिटीज़ है कि डायबिटीज़ की वजह से किसी पेशेंट को स्ट्रोक कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास अगर आता है डायबिटीज़ के साथ साथ स्ट्रोक लेके, तो आप ये समझेंगे कि उसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये वर्सन कंडीशन में अक्सर करके ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला तो सबसे चीज़ आपको ये देखनी है कि उसका ब्लड ग्लूकोज कितना है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कितना है, अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो उसको 140 से लेके 160 की रेंज तक लाना है आपको। ठीक है, नॉर्मल, और इतना भी नहीं घटा देना ताकि उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। ठीक है, अवॉइड करना है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को भी। ठीक, तो इसको ब्लड ग्लूकोज सबसे अच्छा घटाने का तरीका धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास जो इन्फ्यूजन पम्प्स होते हैं, क्या होते हैं, इन्फ्यूजन पम्प्स होते हैं जो, उनसे हम धीरे धीरे किसी भी पेशेंट की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे करके घटा सकते हैं और टाइम टू टाइम नोट कर सकते हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा ड्रॉप होके हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ना बने। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है इन पेशेंट में वो ये देखा गया है कि इन्फार्क्ट साइज ड्यू टू डायबिटीज़ बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। इन्फार्क्ट का जो साइज़ है अगर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रोक से पेशेंट हैमरेजिक की तरफ जाने लगेगा, हैमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा आपको। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, सिंपल शॉर्टेड सा ये समझ में आया। ठीक, इन पेशेंट पे अक्सर करके आपको क्योंकि इनको डायबिटीज़ भी है तो डायबिटीज़ की वजह से इनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर हो जाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रॉपर हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, इन पेशेंट को अगर पोस्ट स्ट्रोक कंडीशन में फिजियोथेरेपी कराया जाए तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि इन पेशेंट को ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आपको कॉन्टिन्यूसली डायबिटीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, या तो एक रेंज रखते हैं 100 डायबिटीज़ जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे ना जाए। ठीक है, डेसीलीटर से नीचे ना जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन ना बने और 100 ग्राम पर डेसीलीटर से मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमारा ब्लड शुगर लेवल नीचे ना जाए। तो हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट भी कराएंगे तो ब्लड ग्लूकोज नाप के कराएंगे, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हो सकता है कि उसका ग्लूकोज कम हो ड्यू टू इंसुलिन शॉट्स। ठीक है, इंसुलिन की जो भी मेडिकेशन चल रही है उसकी वजह से उसकी
ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट ना लगेगा, पर जब आप क्लिनिकली में देखेंगे, क्लिनिकल पेशेंट देखेंगे, तब ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको जो है वही अच्छा बनाती हैं, दूसरे से अलग बनाती हैं। ठीक है, स्ट्रोक विथ आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, स्ट्रोक विथ एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, स्पेलिंग बड़ी ख़राब हो गई है दिन ब दिन। ठीक है, और रात के 2 बजने वाले हैं। ठीक, तो स्ट्रोक विथ एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर हम बात करें, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि इसमें आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो जाता है, उसके वजह से जो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की कंडीशन होती है और उसके बाद स्ट्रोक हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को आर्टीरियल फिब्रिलेशन है तो उसको स्ट्रोक पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आर्टीरियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा? आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो जाएगा। सबसे पहला काम आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो गया। इस आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन लॉस होने की वजह से ब्लड स्टेसिस में आ गया। ठीक है, ब्लड स्टेसिस में आ गया। ठीक, इस स्टेसिस की वजह से हमारी बॉडी में क्या फॉर्मेशन होगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया आर्टरी में। उसी थ्रोम्बस के फॉर्मेशन की वजह से ही आपने ये देखा कि वो उस पेशेंट में एम्बोलिज्म हो गया, एम्बोलस की फॉर्मेशन होने लगी, दैट लीड टू स्ट्रोक। तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक ऐसे पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आता है आर्टीरियल फिब्रिलेशन का विथ स्ट्रोक, तो आप हमेशा ये समझेंगे कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होती है? मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। और अक्सर करके देखा गया है कि ये हमेशा एक लार्जर टेरिटरी को कवर करते हैं। ठीक है, एक लार्जर टेरिटरी को कवर करेंगे। ठीक, मोस्ट कॉमन एमसीए टेरिटरी। ठीक, अब आर्टीरियल फिब्रिलेशन के वजह से स्ट्रोक हो रहा है और पूरी चीज़ें कैसे कैसे हैं, और अगर इसी सेम कंडीशन का पेशेंट आता है तो उसमें आपको हाई मॉर्टेलिटी रेट और लार्जर एरिया कवर मिलेगा, इंक्लूडिंग दी एमसीए टेरिटरी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसमें एक दवा यही दे सकते हैं आप, कौन सी दे सकते हैं? एंटी कोगुलेशन की दवा दे सकते हैं, एंटी कोगुलेबल दवा दे सकते हैं। ठीक है, जो कोगुलेशन को बनने ना दे। ठीक, ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। तो अगर पेशेंट विथ आर्टीरियल फिब्रिलेशन come to you having the symptoms of any kind of stroke, so you directly suggest any kind of anticoagulable drugs. ओके, तो anticoagulable drugs। और अगर आपके पास आता है, क्योंकि आप सजेस्ट तो ऐसे कर नहीं सकते हो, तो अगर आपके पास आता है तो अगर आप उनकी पहचान कर सकते हो कि एंटीकोगुलेशन ड्रग इनकी चल रही है, यही सही है, या इनको कहीं और का सजेशन हम दे सकते हैं, तो कहीं और का सजेशन दे दीजिए। ठीक है, एंटीकोगुलेशन ड्रग में मेन जो ड्रग होती है वो डैबिगैट्रन होती है। ठीक है, कौन सी होगी? डैबिगैट्रन होगी। डैबिगैट्रन ड्रग अच्छी एंटीकोगुलेशन ड्रग है। ये बेसिकली जो है आपका जो एम्बोलस फॉर्म हो रहा है इसको जो है ब्रेक करेगी और आगे भी एम्बोलस बनने से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, आपका काम ये हो सकता है, अगर आपके पास पेशेंट आता है दैट हैज़ आर्टीरियल फिब्रिलेशन विथ स्ट्रोक, तो आपको हमेशा मॉनिटर करना है कि वो कहीं ब्लीड तो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? मॉनिटर करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज
कि उसकी कहीं ब्लीडिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और क्या आपको करवाना है, और आपको एग्रेसिव मूवमेंट नहीं करवाने हैं, ठीक है। अगर मोबिलाइजेशन आप करा रहे हैं तो एग्रेसिव नहीं रहेगा वो, ठीक, नॉर्मल मोबिलाइजेशन रहेगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। और अगर उस बंदे का बैलेंस सही नहीं ना, कोऑर्डिनेशन सही नहीं ना, सही से चल नहीं पा रहा है, गेट ट्रेनिंग सही नहीं ना, तो उस बंदे को अवॉइड कराइए ताकि वो ज़्यादा ना चले, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर ज़्यादा चलेगा तो गिरने वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको क्या कराना है, प्रिवेंट फॉलिंग, इसलिए प्रिवेंट कराया जा रहा है ताकि ब्लीडिंग रिस्क से बच सके। किसके रिस्क से, ब्लीडिंग रिस्क से बच सके। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। वो ब्लीडिंग के रिस्क से बचाना है हमको मेनली, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क अगर बनेगा तो ब्लीडिंग के रिस्क की वजह से हो सकता है बॉडी, या हो सकता है आप दवा के लिए उस पर कोई ना कोई दवा दें जिसके वजह से दोबारा वो कोगुलेशन वहाँ शुरू हो जाए और एम्बोलस का फॉर्मेशन दोबारा हो जाए। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट बीमारी जो हमारे पास है, नेक्स्ट बीमारी जो है वो है कार्डियक डिजीज़, ठीक है। एनी टाइप ऑफ कार्डियक डिजीज़ दैट लेड टू स्ट्रोक और एनी पेशेंट दैट हैज़ स्ट्रोक एंड कार्डियक डिजीज़ शोज़ व्हाट सिम्टम्स, ओके। तो अगर हम बात करें स्ट्रोक की वजह से कार्डियक डिजीज़ कैसे होगा, तो हमको ये समझ में आएगा कि आपको उस पेशेंट में उसके ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईसीजी हो ईसीजी बैचलर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो आपको उसके ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा। ईसीजी में स्पेशली कौन कौन से में, क्यूटी में, एसटी में, और लास्ट हमारा जो अकेला बचेगा वो टी वेव में। इन तीनों वेव में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। द पेशेंट कम टू यू with a cardiac neurogenic cardiac injury or any type of cardiac disease that has stroke. So the first thing you will see that the patient have a ECG changes in QT, ST and T wave, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। सेकेंड चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्रोपोनिन जो होता है, ट्रोपोनिन एलिवेशन देखने को मिलेगा। देखिए ये पेशेंट कार्डियक डिजीज़ विद स्ट्रोक के अक्सर करके आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके पोस्टीरियर सेरेब्रल इन्फार्क्ट भी होता है, प्लस कैड भी होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी होता है। तो उन सब के पेशेंट में आपको ट्रोपोनिन एलिवेशन और ईसीजी चेंजेस क्लियर कट सा देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। और अरिदीमिया मिलेंगे, मानी सी बात है, जब क्यूटी, एसटी और टी वेव में चेंजेस हैं तो अरिदीमिया मतलब हार्ट का रिदम सही नहीं रहेगा, ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक। अरिदीमिया अक्सर करके आपको दो वजहों से देखने को मिलेगा, या तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन या तो वेंट्रिकुलर की वजह से, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मेन अगर स्ट्रोक के वजह से कार्डियक डिजीज़ हो क्यों रहा है, अगर ये समझें तो इसके वजह से कार्डियक डिजीज़ इसलिए होता है क्योंकि अगर कभी कभी इंसुलर कॉर्टेक्स तक स्ट्रोक का इफ़ेक्ट आता है, तो इस इंसुलर कॉर्टेक्स के स्ट्रोक के इफ़ेक्ट आने की वजह से आपके ऑटोनॉमस डिसरेगुलेशन हो जाएगा, ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसरेगुलेशन हो जाएगा। इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिसरेगुलेशन की वजह से आपके जो है सबसे बड़ा मसला सिंपल सॉर्टेड सा सिंपैथेटिक स्ट्रॉम देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्ट्रॉम देखने को मिलेगा। स्ट्रॉम देखने का मतलब होता है मतलब ओवर स्टिमुलेटेड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टॉम्ड देखने को मिलेगा और इसी की वजह से क्या हो जाएगी, कार्डियक इंजरी हो जाएगी। एक इंजरी हो जाए, कार्डियक इंजरी जैसे ही होगी तो आपको ईसीजी में चेंजेस, ट्रोपोनिन एलिवेशन और अरिदीमिया देखने को मिलेगा, ठीक। जो मेन कॉजेज हैं
जिनके वजह से स्ट्रोक हो सकता है वो है आर्टीरियल फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन इससे पहले हम बता चुके हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एम्बोलिज्म की वजह से अगर हुआ तब भी हो सकता है। वैल्वुलर डिजीज़, कोई वैल्व का डिजीज़ है तब हो जाएगा ये। अच्छा, वैल्वुलर डिजीज़ में एक बात ये समझिएगा कि वैल्वुलर डिजीज़ जो होगा अक्सर करके वारफेरिन या सर्जरी के बाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी पेशेंट पे वारफेरिन आपने दिया है, या वारफेरिन एक तरह की एंटी कोगुलेटिंग ड्रग है, ठीक है, और आपने उस पेशेंट को सर्जरी करवाई है, तब आपको ये देखने को मिलेगा। और कब आपको देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा जब आप इन्फेक्टिव कार्डाइटिस का पेशेंट देखते हैं, एंडोकार्डाइटिस का, एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की लेयर का इन्फ्लेमेशन। एंडो मतलब अंदर, कार्ड मतलब हार्ट के अंदर की लेयर, टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इन्फेक्टिव लेवल का होगा, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा हार्ट का इन्फ्लेमेशन, तब आपको स्ट्रोक इन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। कार्डियक वाला पोर्शन आप समझ गए, ठीक। अब कुछ पेशेंट आपके पास आएंगे विथ द डिजीज़, विथ रीनल डिजीज़, ठीक है, रीनल डिजीज़ के साथ आएंगे। रीनल डिजीज़ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? इसमें रीनल डिजीज़ में सीकेडी डाल सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जितने भी टाइप के क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं उन पेशेंट को स्ट्रोक कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी? किडनी में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से अक्सर उन पेशेंट में हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। सेकंड, उनमें क्या वजह हो सकती है? अनीमिया हो सकता है। अनीमिया क्योंकि ब्लड सही से फिल्टर आउट नहीं हो रहा है। इतनी सी बात समझ गए। दूसरा क्या हो सकता है कि पेशेंट कोई ड्रग ले रहा हो, उसके ड्रग मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? ड्रग के मेटाबॉलिज्म से हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आई। ड्रग मेटाबॉलिज्म जैसे हो गया एस्पिरिन आपका, ठीक, एस्पिरिन हो गया। तो इन सब ड्रग्स की वजह से भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। मैनेजमेंट इसका आप यही कर सकते हैं कि बीपी जो बढ़ रहा है एग्रेसिवली उसको कम करा जाए, ठीक है, बीपी कम करा जाए पर ज़्यादा नहीं, ठीक है, धीरे धीरे करके कम करा जाए। अनीमिया करेक्ट कर सकते हैं आप, अनीमिया करेक्ट कर सकते हैं आप। सेकंड, आप थर्ड में आप चीज़ जो कर सकते हैं, मतलब कोई भी एंटी कोगुलेंट चला सकते हैं, कोगुलेंट, हाँ, कोई भी एंटी कोगुलेंट चला सकते हैं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से, बेस्ड ऑन GFR। ये आपका काम ऐसे भी नहीं ना, आपको ऐसे भी नहीं समझ में आना, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़िए, ठीक है, ख़त्म हो गई बात, ठीक। और क्या कर सकते हैं आप? वाटर है, किडनी में वाटर का काम होता है, ब्लड का काम होता है, तो आप सिंपल सॉर्टेड से ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सही कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। स्ट्रोक के पेशेंट को रीनल डिजीज़ कैसे हो सकता है? कॉजेज़ होंगे हाइपरटेंशन, एनीमिया या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? उनके मैनेजमेंट क्या होंगे? मैनेजमेंट जो है वो आपको बीपी कम करना है, एनीमिया करेक्ट करना है, एंटी कोगुलेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से चलाना है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रोक विथ प्रेगनेंसी पे, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में कैसे पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, इसको हम दो डिवीज़न में समझेंगे। प्री एक्लैम्सिया
एंड इक्लैम्सिया। ठीक है, प्री एक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि प्री एक्लैम्सिया होता क्या है। प्री एक्लैम्सिया सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है किसी भी पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट में स्ट्रोक होने के चांसेस को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। तो प्री एक्लैम्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, और अक्सर करके जो बेबी होता है उसके ऑर्गन पे, लिवर में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ये अक्सर करके उन्हीं लेडीज़ में होता है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं और या हिस्ट्री होती है कोई प्री एक्लैम्सिया की, तब होता है। मोस्टली उन वुमेंस में देखा गया है जो 35 एज क्रॉस रहती हैं और उनका BMI भी हाई रहता है। तो मतलब आप मोटे नहीं हो सकते हैं, आप 35 क्रॉस नहीं हो सकते हैं और फैमिली हिस्ट्री ना हो तो आप प्री एक्लैम्सिया से बच सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर करके बेबी और मदर दोनों में हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए, मतलब सिम्टम्स जो बताए मैंने, ठीक है, मतलब इसमें लीवर में, किडनी में अक्सर कर डैमेज हो जाता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि किन किन तरीके के स्ट्रोक्स प्रेगनेंसी के टाइम में किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया, तो इसको हम कह सकते हैं प्री एक्लैम्सिया, प्रेस कह सकते हैं। ठीक है, प्री एक्लैम्सिया हो गया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। सेकंड हमारे पास CVT आता है, सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस आता है। ठीक है, CVT आता है। थर्ड हमारे पास जो आता है वो इश्यूमिक स्ट्रोक आता है। फोर्थ हमारे पास जो है वो बेसिकली SAH आता है। ठीक है, क्या आता है? SAH। पूरा पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, हर चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। SAH हमने कंप्लीट करा दिया था इससे पहले। ठीक, तो आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। फुल फॉर्म सब एरेक्नॉइड हैमरेज होता है। ठीक, तो वो बार हम नहीं पढ़ाएंगे। लेयरिंग के हिसाब से हमने सब पढ़ा दिया था कि सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ होती है और क्या कैसे होता है। ठीक है, तो ये 4 वजहें जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा होने वाला चांसेस प्री एक्लैम्सिया का होता है किसी पेशेंट में। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे इन पेशेंट में, RF रिस्क फैक्टर देखने को क्या क्या मिलेंगे जिनके वजह से स्ट्रोक पड़ सकता है किसी प्रेग्नेंट पेशेंट को। वो सबसे पहली वजह हाइपर कोगुलेशन होता है। क्या होता है? हाइपर कोगुलेशन होता है या हाइपर कोगुलेबल स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पेरीपार्टम कार्डियोपैथी। पेरीपार्टम कार्डियोपैथी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हार्ट की कोई भी आपको दिक्कत होती है तो उसे प्रीपार्टम कार्डियोपैथी कहते हैं। ठीक, थर्ड हमारे पास AF है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा एयर एम्बोलिज्म है। एयर का एम्बोलिज्म है। एयर एम्बोलिज्म मोस्टली डिलीवरी के टाइम पे होता है, जब हवाएं जो है अंदर जाती हैं और बेबी बाहर आते हैं। क्योंकि जब कहीं कोई भी खाली ये ऐसा कुछ जगह है, उसके अंदर कोई चीज़ है, तो जब तक वहाँ हवा कैसे रहेगी, पर जैसे ही वो चीज़ बाहर आएगी तो हवा अंदर जाने की कोशिश करती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अगर हम बात करें प्री एक्लैम्सिया की, जो सबसे मेन कॉज है हमारा, ठीक, इसमें पेशेंट का आपको कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। पहला, BP हमेशा
प्रेस के कंडीशन में 140/90 के नीचे होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो पेशाब में प्रोटीन ना आए, ठीक है, प्रोटीयूरिया की कंडीशन ना बने। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो इन दो कंडीशन को ध्यान रखते हुए आप प्री एक्लैम्सिया को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, अब प्री एक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया की बात करी तो इक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया के बाद की कंडीशन है। जब प्री एक्लैम्सिया में ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज करने लगेगा जैसे कि किडनी और लीवर और भी एंड ऑर्गन डिसफंक्शन करने लगेंगे, तो इसके वजह से कंडीशन जो क्रिएट होगी वो इक्लैम्सिया होगी। इक्लैम्सिया में क्या होगा, इक्लैम्सिया में सीधा सीधा आपका जो क्या कहते हैं, एक तरह से सीजर्स आएंगे, ठीक है, आपको झटके आने लगेंगे। ठीक, मतलब जो पेशेंट रहेगा जनरलाइज्ड उसको झटके आने लगेंगे। ठीक, और पेशेंट कभी कभी कोमा में भी चले जाते हैं इसी की वजह से। तो इक्लैम्सिया जो कंडीशन है वो प्री इक्लैम्सिया की वजह ही से होगी। प्री इक्लैम्सिया आपको बता दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ना और प्रोटीन में यूरिया आने लगेगा। तो ये आपको ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अ पेशेंट कम प्रेग्नेंट पेशेंट कम, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी और उसको स्ट्रोक पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब एक चीज़ ये देखिएगा इसमें, ठीक है, कि आपके पास पेशेंट आया हैविंग इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया होने का मतलब इक्लैम्सिया हुआ है तो प्री इक्लैम्सिया की वजह से हुआ होगा। प्री इक्लैम्सिया वाली कंडीशन मीट हो चुकी है, इससे हाइयर ब्लड प्रेशर था, प्रोटीन में यूरिया आ रहा था। ठीक है, इन ये सब वजहों की वजह से प्री इक्लैम्सिया हो, उसकी वजह से इक्लैम्सिया हुआ। अगर इक्लैम्सिया का पेशेंट आपके पास आता है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप उसका लिख देंगे MRI। क्या लिख देंगे, MRI। MRI कौन से रीजन का, ऑसिपिटोपेराइटल रीजन का, ऑसिपिटल पेराइटल रीजन का MRI लिख देंगे। इस MRI में आपको पता चल जाएगा क्या मसला आएगा। ठीक है, ये पेशेंट जो आएंगे आपके पास अक्सर करके आएंगे सीजर्स लेके, विजन लॉस लेके, क्या देखने की क्षमता कम हुई, और हेडेक की कंप्लेन करेंगे, हेडेक की कंप्लेन करेंगे, सर दर्द की, सीजर्स की और विजन लॉस की कंप्लेन देखने को मिल जाएगी। इसका सिंपल शॉर्टेड सा इलाज आप क्या करेंगे, आप बीपी कंट्रोल कर देंगे। क्या कर देंगे, बीपी कंट्रोल कर देंगे। हाँ, आप क्या कर देंगे, आप बीपी कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आप बीपी कंट्रोल करेंगे पर सडन कंट्रोल नहीं करेंगे, सडन ड्रॉप नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ड्रॉप करेंगे बीपी को। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर स्ट्रोक की बात करें विथ इन्फेक्शन और सेप्सिस, तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रोक की बात करें कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रोक कैसे हो रहा है, तो हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि उस पेशेंट को एस्पिरेशन, निमोनिया तो नहीं है। सबसे पहली कंडीशन जो सबसे मोस्ट कॉमन होती है वो कौन सी होती है, एस्पिरेशन निमोनिया। सेकंड कंडीशन हमारे पास UTI होती है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये अक्सर करके उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनको स्ट्रोक पड़ रहा है, जिनके
फोलीज कैथेटर डाला गया है या उसके वजह से हो गया है। थर्ड कंडीशन आपको प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट जो होते हैं, जिनको बेड सोर होता है, प्रेशर पड़े जाए हील पे हो जाए सैक्रम के पास हो, मिडल ऑफ द हिप में हो, उन पेशेंट में आपको स्ट्रोक देखने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्ट्रोक को निमोनिया के साथ उठाएं, ठीक, तो इसको सैप कहते हैं, स्ट्रोक एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, ये अच्छा खासा नंबर कवर करते हैं। 5 to 10% ऑफ द पेशेंट ऑफ द स्ट्रोक आर स्ट्रोक एसोसिएटेड निमोनिया एंड इन पेशेंट में अक्सर करके डिस्फेजिया की वजह से एस्पिरेशन हो जाता है। एस्पिरेशन मतलब फेफड़े में पानी जाना, फेफड़े में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जाना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। डिस्फेजिया के वजह से एस्पिरेशन होने लगेगा। ठीक, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में आप यही काम कर सकते हैं कि इन पेशेंट को असेस कर सकते हैं कुछ खिलाने से पिलाने से पहले, ताकि एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाए। टू असेस द पेशेंट बिफोर ओरली फीडिंग और ओरली गिविंग एनीथिंग टू ईट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और करने के लिए आप नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल सकते हैं, नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग करा सकते हैं। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर आपको सच में पता है कि इसको स्ट्रोक एसोसिएटेड निमोनिया है। एंटीबायोटिक्स भी चलाई जाती हैं इसमें। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब कुछ ऐसे वायरस हैं जैसे कि मेनिंजो इंसेफेलाइटिस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। इसके वजह से भी पेशेंट को, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन या सेप्सिस की वजह से होने वाला मेनिंजस का इरिटेशन, मेनिंजस और इंसेफेलाइटिस का होने वाला इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो मेनिंजो इंसेफेलाइटिस में भी आपने मेनिंजाइटिस अगर पढ़ा होगा तो मेनिंजाइटिस के 2 बैक्टीरियल कॉज होते हैं, एक वायरल कॉज होता है। वायरस की बात करें तो ये एंटेरो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस की वजह से या कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से आपको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। रही बात सेप्टिक की, तो आपके क्रिप्टोकोकल, ट्यूबरकुलर, मेनिंजोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल और न्यूमोकोकल के वजह से आपको एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंशिएशन मेनिंजाइटिस में मिल जाएगा। तो उसी के वजह से होने वाली स्ट्रोक को मेनिंजो इंसेफेलाइटिस का एक रीज़न दिया गया है कि इसके वजह से भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। सेकंड की अगर बात करें हम, तो ब्रेन एब्सेस में हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्रेन एब्सेस में। ब्रेन में कोई एब्सेस बन जाता है और वो लीक करने लगता है या रप्चर हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो जब भी इन पेशेंट में आपको सेप्सिस की वजह से स्ट्रोक देखने के चांसेस मिल जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल शॉर्टेड सी। अब हम जो है सेकंड लास्ट ही समझिए इसको, या लास्ट समझिए। इसको आप लास्ट ही समझिए। ड्रग्स के वजह से, दवाइयों की वजह से या कोई ड्रग अब्यूज़ की वजह से किसी पेशेंट को स्ट्रोक कैसे हो जाता है। सबसे पहली बात करेंगे हम सब लोगों की फेवरेट कोकेन की। कोकेन क्यों खाते हैं आप? ठीक है, कोकेन आपकी बॉडी में पहली चीज़ करेगा वैसोस्पाज़म। वैसोस्पाज़म की वजह से आपको इश्केमिक स्ट्रोक पड़ सकता है, सिंपल शॉर्टेड सा। दूसरा, आप में हाइपरटेंसिव कर देगा, हाइपर टेंशन करेगा। ठीक है, इसके वजह से भी आपको स्ट्रोक पड़ सकता है।
ठीक है, सिंपल हैमरेज पड़ेगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ रही है। और क्या करेगा ये, एरिदीमिया करेगा, एरिदीमिया कर देगा। एरिदीमिया की वजह से भी आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल कार्डियो एम्बोलिक पड़ सकता है, जो हमने अभी पढ़ाया था। ठीक है, एरिदीमिया की वजह से। और क्या करेगा, वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन, जो कि वैस्कुलाइटिस है, उसके वजह से भी कोकेन किसी पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ा देता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एम्फेटामाइंस और मेटा एम्फेटामाइन। ठीक है, एम्फेटामाइन या मेटाफेटामाइन। ठीक, मेटाएम्फेटामाइन या एम्फेटामाइन। ठीक है, मेटाएम्फेटामाइंस या एम्फेटामाइंस के टाइम पे भी क्या होगा, वैस्कुलाइटिस होगा, एरिदीमिया होगा, सेम यही दोनों कंडीशन होगी। क्या होगा, वैस्कुलाइटिस होगा या एरिदीमिया होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, एरिदीमिया अगर हो रहा है तो कार्डियोएम्बोलिक रीजन आप डाल देंगे, और वैस्कुलाइटिस की वजह से हो रहा है तो मतलब वेसल वॉल में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इतनी सी बात समझ गए। ठीक, तो कोकेन आप लोगों का फेवरेट टॉपिक ख़त्म हो गया। सेकेंड, अगर हम बात करें और कौन से ड्रग अब्यूज़ की वजह से या ड्रग इनटेक की वजह से हो सकता है, सेकेंड हमारे पास है सबका फेवरेट ड्रग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, ये लब से खा लेते हैं लोगों को समझ में नहीं आता है कि नहीं खाना चाहिए, कैसे समझाया जाए। ठीक, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिक्कत कर सकती हैं। आजकल उस पेशेंट को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किस पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें माइग्रेन है, जिन्हें माइग्रेन प्लस ऑरा के साथ माइग्रेन आता है। ठीक है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्योंकि उनके चांसेस स्ट्रोक के होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उन पेशेंट्स को उन लेडीज़ को अवॉइड करना चाहिए जिनको माइग्रेन विथ ऑरा होता है। ठीक है, तो उन पेशेंट को सबसे पहले ये अवॉइड करना चाहिए। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से और क्या हो सकता है, CVT हो सकता है, सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ठीक है, और सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के होने का एक वजह ये है कि इसमें जो है हाइपर कोगुबल स्टेट हो जाता है। ठीक है, बॉडी का स्टेट जो होता है हाइपर कोगुलेबल हो जाता है, क्लॉटिंग होने लगती है वो बॉडी में। ठीक है, तो जब ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगेगी तो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक कर देगी। तो अगर आपको माइग्रेन है ऑरा के साथ तो अवॉइड करिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वरना आप कभी खेल ख़त्म हो जाएगा। इतनी सी बात समझिए। ठीक, सेकंड अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास जो है वो है मेडिकल स्टोर का सबसे फेवरेट दवा एनसेड्स। ठीक है, कौन सी दवाएं हैं, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। इनको जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी रिस्क बढ़ा देते हैं, स्पेशली वो ड्रग्स जो COX-2 इनहिबिटर हैं। ठीक है, जो COX-2 इनहिबिटर हैं, अगर उनका ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, तब आपको ये चीज़ देखना। देखिए, बहुत ज़्यादा का एग्जैजरेट नहीं कर रहा मैं, बहुत ज़्यादा, पर इसको यूज़ ही मत करिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जब तक ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जब तक ये दी नहीं गई कोई वजह से, हल्का सा सर दर्द होने पे एनसेड्स खाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, और उन पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए जो पोस्ट स्ट्रोक हैं, उनको दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं एनसेड्स के वजह से। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, सेकंड ड्रग जो है हमारे पास
सेम वही माइग्रेन के रिलेटेड है, जो कि ट्रिप्टेन्स आपने सुना होगा। ट्रिप्टेन्स ड्रग जो है मोस्टली माइग्रेन वाले पेशेंटों को दी जाती है। तो ट्रिप्टेन ड्रग की वजह से भी पेशेंट के अंदर ये देखा गया है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेशेंट में स्ट्रोक देखने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे हम आते हैं सैटरडे वालों का सबसे फेवरेट अल्कोहल। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ भी आपके हेमरेजिक स्ट्रोक करा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यही हेमरेजिक स्ट्रोक अगर नहीं होता है तो आपको क्या हो जाएगा? आर्टीरियल फिब्रिलेशन और उसके बाद कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे पड़ेगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। कभी कभी इन पेशेंट को स्ट्रोक नहीं होता है और इतना इंटॉक्सिकेशन बढ़ जाता है, ओवर अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल के वजह से इंटॉक्सिकेशन, तो सोचते हैं कि उनको स्ट्रोक पड़ गया। तो स्ट्रोक नहीं पड़ता, वो इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रोक नहीं पड़ता है। बट स्ट्रोक के सारे फीचर्स आपको हो सकता है इन पेशेंट्स में देखने को मिले। तो ये एक डिफरेंशिएशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने इन डिटेल ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, हमने टाइप समझ लिए, हमने एसोसिएटेड डिजीज़ समझ लिए, हमने टेरिटरी कवर कर ली, हमने वैस्कुलर टेरिटरी कवर कर ली, हमने एरिया कवर कर लिया, हमने डिफरेंशियल समझ लिया, हमने मिमिक समझ लिया, कौन कैसा मिमिक करेगा, हमने ये समझ लिया कि कौन सी बीमारी किसके साथ मिलके कैसा होगी, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग अब्यूज़ हो, चाहे एनसेड्स हो, कुछ भी हो, इनके वजह से कैसे आपको दिक्कत आ सकती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन का पेशेंट अगर आपके पास आता है विथ एक्यूट स्ट्रोक, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या क्या चीज़ें करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट्स में आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या समझेंगे। आप सबसे पहला काम तो पेशेंट को तुरंत आते मान नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी के लिए भेज देंगे। किसके लिए भेज देंगे? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी के लिए भेज देंगे। यही नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी में आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट में हैमरेज है, इशेमिक साइन कैसे हैं, या किसी तरह का थ्रोम्बोलाइसिस तो नहीं हो रहा है, तो आप ये डिसाइड कर लेंगे। सेकंड, आप ये चीज़ करेंगे कि ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट, आप ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे उसका, अगर 50 से कम आ रहा है या हाइपोग्लाइसीमिक दिख रहा है, तो अक्सर करके लोग ये सोचते हैं कि अरे भैया इनको स्ट्रोक पड़ गया, पर हो सकता है कि उनका ग्लूकोज कम हो, उसके वजह से उनको ऐसी चीज़ें आ रही हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो आप करेंगे वो करेंगे ईसीजी। ब्लड ग्लूकोज में क्या लिख सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया डिटेक्ट करेंगे, ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर पाएँ कि इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स देखने को तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रास्ट ईटी करेंगे हेमरेजिक या इशेमिक रीजन के वो जानने की वजह से, हेमरेजिक या इशेमिक रीजन्स की वजह से करेंगे। ब्लड ग्लूकोज देखेंगे, ईसीजी देखेंगे। ईसीजी में क्या देखेंगे, जितने भी कार्डियक चेंजेस अभी मैंने इससे पहले बताए हैं वो सब देखेंगे, ठीक है, जिनकी वजह से कार्डियक डिजीज़ में, अभी मैंने स्ट्रोक कार्डियक डिजीज़ में जो कार्डियक डैमेजेस बताए थे वो देखेंगे। और क्या देख सकते हैं, एएफ दे सकते हैं, आर्टीरियल फिब्रिलेशन को भी डिटेक्ट करना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कंटिन्यूसली करेंगे विद 12 लीड ईसीजी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करें तो आप ब्लड टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, तुरंत ब्लड ड्रॉ करके ब्लड टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। कौन कौन सा ब्लड टेस्ट रहेगा, तो सिंपल सीबीसी रहेगा, ठीक, पीटीआईएनआर रहेगा, तीसरा जो ब्लड टेस्ट रहेगा ट्रोपोनिन का रहेगा, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट रहेगा। किसका रहेगा, ट्रोपोनिन और प्रेगनेंसी टेस्ट रहेगा। इतनी सी बात समझ गए। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आप जो है एससीजी का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। टाइप और स्क्रीन कराएंगे, टाइप कराना भी ज़रूरी है, ठीक, किस टाइप का है, और स्क्रीनिंग कराएंगे, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने में कोई भी मसला नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। इन्वेस्टिगेशन बहुत सिंपल सॉर्टेड सा रहेगा, ठीक। और अगर हम बात करें थोड़े से, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन की डेप्थ में अगर जाना है तो हमको पूरा सीटी समझना पड़ेगा कि सीटी कैसे होता है। अगर नॉन कॉन्ट्रास्ट हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डेंस एरिया हमको क्या बताएगा, ब्लड बताएगा। सीटी एंजियोग्राफी हो रही है, ठीक, तो आप क्या देखेंगे, वेसल जो है वो कट ऑफ रहेगी उसमें, ठीक। सीटी परफ्यूजन जो होता है उसमें क्या है, पेनम्ब्रा असेसमेंट लिया था, पेनम्ब्रा रीजन का असेसमेंट लिया जाता है। एमआरआई DW1 होगी अगर, ठीक, तो आपको एक चमकता हुआ चीज़ दिखेगी जिसको हम क्या समझेंगे, इन्फार्क्ट समझेंगे। सिंपल सॉर्टेड सही है। तो यही मेजर देखा जाता है। जैसे T2 देखा जाता है, तो T2 में जो है डार्क ब्लूमिंग एरिया, डार्क उजाला करता हुआ एरिया अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या समझेंगे कि माइक्रो ब्लीड है या तो हेमरेज हुआ है इनको। और जो नेक्स्ट होता है वो हमारे पास PW1 होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन लोग कराते हैं। ये सबसे कॉमन है। आपने नॉन कॉन्ट्रास्ट देखा होगा, आपने सीटी एंजियोग्राफी देखी होगी, आपने परफ्यूजन देखा होगा, MRI DW1 देखा होगा, T2 देखा होगा और PW1 देखा होगा, ठीक है। PW1 पर सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड DSA को माना जाता है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड DSA को माना जाता है। DSA को गोल्ड स्टैंडर्ड मानने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेटिव वो दिखाता है। क्या दिखाता है, डेफिनेटिव इमेज दिखाता है वेसल की, ठीक है। इसीलिए DSA जो है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक। इतनी सी बात समझ गए। क्या क्या टेस्ट करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। किसी पेशेंट में MRV भी होता है। MRV हमेशा CVT बताता है। CVT मतलब होता है सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। यूरिन में टॉक्सिक आ सकते हैं आपके, HIV सिफिलिस का करवा सकते हैं अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ब्लड कल्चर कराएंगे तो आपको एंडोकार्डाइटिस पता चल जाएगा,
ठीक है। वैस्कुलाइटिस के लिए ESR करा सकते हैं, एरिथ्रोपॉइड सेडिमेंटेशन रेट का करा सकते हैं, तो आपको वैस्कुलाइटिस पता चल जाएगा। हाइपर कॉग्लेबल स्क्रीन आप कराएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पेशेंट, अगर यंग पेशेंट में मेजॉरिटी जो है यंग पेशेंट आए स्ट्रोक के सिम्टम के साथ, तो उसमें हाइपर कॉग्लेबल स्क्रीनिंग कराते हैं, क्योंकि अक्सर करके यंग पेशेंट में ही ये चीज़ें कॉमन देखी जाती हैं, ठीक है। और जब स्ट्रोक शुरू भी होता है, ठीक है, यंग स्ट्रोक रहता है, मतलब बहुत स्टार्टिंग का रहता है, तब हाइपर कॉग्लेबल स्क्रीनिंग कराई जाती है, जब स्टार्टिंग का रहता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। लिपिड प्रोफाइल HbA1c भी कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे ट्राइग्लिसराइड वगैरह के चेक करने के लिए, ताकि हार्ट में कोई वेसल में फैट का डिपोजिशन तो नहीं स्टार्ट हो गया, उसके वजह से स्ट्रोक पड़ा हो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। इस चीज़ को पढ़ा सकते हैं, पर अभी जो है सुन के ही काम चलाइए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस चीज़ में, एक एक चीज़ लेके बैठेंगे तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर बात करा जाए मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जो है IV से या तो थ्रोम्बोलिसिस हो जाएगा, ठीक है, IV थ्रोम्बोलाइज कर देंगे, थ्रोम्बेक्टॉमी करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एंटी प्लेटलेट थेरेपी चला सकते हैं अगर कोगुलेशन ज़्यादा है, BP धीरे धीरे करके मैनेज करेंगे, ग्लूकोज मैनेज करेंगे, ठीक है। और हाइपरथर्मिया, अगर हीट ज़्यादा हो रही है किसी पेशेंट में, 37.5 के क्रॉस कर रही है, 36 हम लोग का नॉर्मल था, 37.5 के क्रॉस कर रही है, तब भी आप उसको कंट्रोल में करेंगे, ठीक है। ट्रीट करेंगे किसी भी फीवर को सही करने के लिए, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि किसी पेशेंट में अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी अलग वीडियो पूरी बना देंगे, वैसी कोई बात नहीं ना, अलग वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक। तो उसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं ना, बस कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी। लास्ट वीडियो में उसी की बना दूंगा, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की पूरी, ठीक। ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जो देखिए मैंने अभी बोला है इतना, ठीक, ये आपको जानना ज़रूरी है, पर आपके काम का नहीं ना, ठीक है। मतलब नॉलेज रखिए, अगर ट्रोपोनिन हो रही है, अगर CT एंजियो हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा, नॉन कॉन्ट्रास्ट हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा, जानना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि आपकी नॉलेज में कुछ वो हो जाए या कमी हो जाए, ठीक। यही सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग बना देंगी बाकी फिजियोथेरेपिस्ट से, बट इन डेप्थ पढ़ना और थॉरली जानना, आप कम से कम थॉरली जान के कोई चीज़ का जवाब दे सकते हैं, आप बहुत से टर्मिनोलॉजी जान सकते हैं, पर इन डेप्थ पढ़ना एक अलग ही गेम होता है, ठीक है। आपको इन डेप्थ पढ़ने के लिए फिर आप फिजियोथेरेपी छोड़ के MBBS करिए, MS करिए या MD करिए, ठीक है। उसके बाद DM निकालिए, तो तब आप जो है पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी आएगा पढ़ाने में, ठीक। जब हम खुद नहीं हैं तो हम क्या ही बोलें, बात ही ख़त्म हो जाएगी यहीं पे, ठीक। अब एक चीज़ ऐसे एज का मैनेजमेंट है, कोई फ़ायदा नहीं ना, तो इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट
बर्न स्टॉर्म से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से, लॉकड इन सिंड्रोम में, थैलेमिक के टाइम पे, नेगलेक्ट रिहैबिलिटेशन में, एफेजिया में कैसे करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, शॉर्टर ही वीडियो रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करके ख़त्म करेंगे स्ट्रोक।